नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने में अब 100 दिन का वक्त बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां राजनीति को जरूरत से ज्यादा गर्मा गई है। और इन 100 दिनों से पहले 50% कमीशन को लेकर 100% सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वालों पर एफआईआर भी की जा रही है। तो ये पॉलिटिक्स अलग तरीके की चल रही है कि जहां भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है और एक के बाद एक नेताओं के खिलाफ एफआईआर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान पर अब 50% कमीशन की सरकार होने का आरोप लगाया है। शायद कांग्रेस को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुकाबले में भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव जीता जा सकते हैं। अभी अभी उनको अनुभव हुआ है, अभी अभी एक्सपीरियंस हुआ है कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव जीता गया, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वहां पर तमाम मुद्दों के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था वो था करप्शन का। और वहां 40% कमीशन की बात की गई थी। पे सीएम के जो फोटोज लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे, उससे कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली बताई और कांग्रेस को इससे शायद हौसला बढ़ा है और उन्होंने वहां बोमई सरकार को बाहर कर दिया। उसके बाद सिद्धारमैया साहब और डी के शिव कुमार वहां पर आ गए, सरकार को चला रहे हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह को लेकर हंगामा हो रहा है। वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को भ्रष्टनाथ कहकर लगा रही है आरोप। दूसरी तरफ एक मामला हुआ जिसमें कहा गया कि एक चिट्ठी आई है, ठेकेदार संघ कोई है सोकॉल, और उसकी तरफ से, जिसमें बताया गया है कि उन्हें ठेकेदारी के लिए यानी ठेका लेने के लिए 50% कमीशन देना पड़ता है। और कांग्रेस ने इस मसले को ले उड़ी और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को गरमा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रही और उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी फर्जी है, जिस संघ के नाम से चिट्ठी लिखी गई है वो भी फर्जी है, और जिसका नाम है वो आदमी तो है ही नहीं। अब फिर उसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए। इसमें न केवल मध्य प्रदेश के नेताओं को बल्कि कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। 41 थानों 41 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर कुछ ट्वीट किया था और मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था। और इसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है कि किस तरह किया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है सुंदरकांड यानी रामचरितमानस के कांड है सुंदरकांड, जिसमें चर्चा होती है कि हनुमान जब सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं और सीता के दर्शन करने के बाद वो फल फूल खाने के लिए अशोक वाटिका से बाहर निकलते हैं और खा रहे होते हैं, तब रावण के जो दूत हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें सभा में पेश किया जाता है और उन्हें मारने की बात होती है। तो विभीषण और दूसरे जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि प्रभु, इनको मत मारिए क्योंकि ये मैसेंजर हैं, दूत है। दूत को नहीं मारा जाता, मैसेंजर को नहीं मारा जाता। लेकिन मध्य प्रदेश में शायद इससे अलग दूत को ही निशाना बनाया जा रहा है। जो दूत, जो मैसेज, जो मैसेंजर है, जो ये मैसेज दे रहा है कि ये सरकार में गड़बड़ी हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम उसको कोई पुष्टि नहीं कर रहे कि कितना आरोप सच है कितना नहीं है, लेकिन ये चर्चा हो रही है और पॉलिटिक्स में ये चर्चा लगातार होती रहती है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर बड़ी चर्चा हुई, पटवारी घोटाले को लेकर चर्चा हुई, नरसिंह भर्ती को लेकर चर्चा हुई। व्यापम घोटाले पर तो बहुत शायद ही मध्य प्रदेश का कोई राजनीतिक दल रहा हो जिस पर उसके छींटे नहीं पड़े हों। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने ही उस घोटाले को जग जाहिर किया था, एक्सपोज किया था, लेकिन उसमें किन किन लोगों के नाम हैं ये सब अब पुरानी बात हो गई है। मगर कांग्रेस को लगता है कि चुनाव करप्शन के नाम पे जीता जा सकता है। बम्बई के बाद अब 40% सीएम के बाद अब 50% सीएम की बात हो। मसला ऐसा है कि विपक्षी नेताओं को लेकर, और ये भी बार बार आरोप लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लगातार चल रही है। नाम देखिए आप, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन
खड़गे, पी चिदम्बरम, कार्तिक चिदम्बरम। शिवसेना में भी ठाकरे परिवार, संजय राउत, अनिल परब और तमाम नेता हैं। एनसीपी की तरफ से भी शरद पवार, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख, नवाब मलिक। अब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब दूसरे खेमे में आ गए। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, पार्था चटर्जी, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की भतीजी, उनके खिलाफ चल रही है। और आरजेडी में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जब आपके साथ लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ आप क्या करते हैं? उनका आरोप है कि जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र में नारायण राणे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब लोगों पर खुद भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की, करप्शन के आरोप लगाती रही है। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। कोई मुख्यमंत्री बन गया है, कोई मंत्री बन गया है, तमाम। ऐसा नहीं है कि करप्शन जो है कमजोर इशू। यदि आप हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो समझ में आएगा कि करप्शन के मामले में न केवल सरकारें घिरती हैं, बल्कि गिर भी जाती है। सबसे बड़ा मामला हुआ राजीव गांधी सरकार के लिए, जो सबसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार थी। 414 सांसदों वाले राजीव गांधी प्रधानमंत्री, जिनकी इमेज शुरू हुई थी मिस्टर क्लीन से, लेकिन 3 साल बाद बोफोर्स घोटाले में उनको आरोपी बना दिया गया। उन पर चस्पा कर दिया गया कि वो सरकार जो है बोफोर्स घोटाले में शामिल है। स्वीडन की जो तोप है उसमें कमीशन लिया गया है और उस सरकार को गिरना पड़ा। कांग्रेस की एक और सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, जो 91 में आई थी, उसको 93 में जो कम बहुमत से सरकार बनी थी, उसको बहुमत हासिल करने के लिए जेएमएम घोटाले को लेकर भी काफी चर्चा हुई है कि किस तरह से पैसा दिया गया। यूपीए ही सरकार, यूपीए की जो यूपीए 2 सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उसमें तो मानो समझिए घोटालों की बाढ़ आ गई। कोयला घोटाला, 2G घोटाला और तमाम तरीके के बहुत सारे घोटालों में कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। और जाहिर है 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना यूपी सरकार में। और उसमें भी खास बात यह है कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे 10 साल तक, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था, लेकिन फिर भी पूरी सरकार एक करप्ट गवर्नमेंट के तौर पर आई और 2014 में यूपीए सरकार आउट हो गई। इससे पहले आपको याद होगा शीला दीक्षित सरकार, जो 3 बार मुख्यमंत्री रही 15 साल, उन पर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जो हुआ था, उसको लेकर उस सरकार को जाना पड़ा और तब से कांग्रेस की वापसी दिल्ली में नहीं हुई है। हाल का जिसकी हमने चर्चा की, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुंबई सरकार, जिस पर 40% कमीशन की बात की, कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया और घोटाले की सरकार का आरोप लगाया। 40% घोटाले की सरकार, और उसके बाद मुंबई से सरकार को जाना पड़ा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार जो है मुद्दा नहीं बनता है। वैसे आपको याद दिलाऊं मैं कि सबसे पहला घोटाला जो है ना, जीप घोटाला हुआ था पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार। और एक बड़ा घोटाला हुआ था मुंद्रा घोटाला, जिस पर फिरोज गांधी साहब ने जवाहरलाल नेहरू सरकार को संसद में आड़े हाथों लिया था। लगातार मामले होते रहे। ऐसे भी मामले हुए जब संसद में सवाल पूछने पर पैसे का मसला भी आया, उसको लेकर भी बात हुई है। सरकार को गिराने को लेकर तमाम तरीके के आरोप होते हैं। और आपको शायद याद है कि नहीं याद है, नॉर्थ ईस्ट में एक पॉलिटिकल लीडर का जब हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया और जब वो गिर रहा था, तो उसमें से नोटों की बारिश हो गई थी। चुनाव आयोग लगातार जब चुनाव हो रहे होते हैं तो जो जांच पड़ताल करता है, कुछ कुछ पूछताछ होती है, गाड़ियों की होती है, तलाशी होती है, तो करोड़ों करोड़ रुपए चुनावों के दौरान बरामद की जाती है। तो ये सब भी करप्शन का पैसा है। करप्शन को लेकर बहुत बार बात होती है, क्या क्या करप्शन पे किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अभी 9 अगस्त को ही उन्होंने जो नारा दिया, उसमें कहा कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और अभी तक ये भी साफ है कि 9 साल पूरे होने पर भी मोदी सरकार पर मोटे तौर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पर तो नहीं है, लेकिन उनके मंत्रियों पर भी अभी तक किसी तरह का कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया गया है राजनीतिक तौर पर भी। तो मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पर, करप्शन के खिलाफ मसले पर चल रही है, लेकिन बार बार ये
आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता या बीजेपी में जो शामिल हो जाते हैं, जो करप्ट नेता, जिन पर बीजेपी बार-बार आरोप लगाती रहती है, उन्हें जेल भेजने की बात करती है, उन्हें चक्की पिसाने की बात करती है जेल में, लेकिन वो सब लोग धीरे-धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई जांच तेजी से नहीं हो रही। हालाँकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनकी जाँच जो है वो बंद नहीं होती है और कानून अपने तरीके से काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि जाँच हो या ना हो, लेकिन आप क्या करप्ट नेताओं को शामिल करने से बच नहीं सकते? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि क्या ऐसी ज़रूरत है। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में एक और नारा दिया जाता है विनेबिलिटी फैक्टर का, यानी जीता जा सके। जो उम्मीदवार जीत सकता है चुनाव, उसे लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन का रिकॉर्ड बताता है कि मसल पावर और मनी पावर वाले जो लोग हैं, वो शरीफ नेताओं के मुकाबले ज़्यादा चांस रखते हैं जीतने के। एक स्टडी में बताया गया कि जिन नेताओं को जीतने के चांस होते हैं, उसका 15% यानी 15% ऐसे नेता होते हैं, उनकी उम्मीद होती है जीतने की, जो शरीफ माने जाते हैं, जिनके पास मनी बल या मनी पावर या मसल पावर नहीं होती। लेकिन जिनके पास मनी पावर हो या मसल पावर हो और दोनों ही हो, तो फिर तो बात ही क्या बल्ले-बल्ले है, उनके चांसेस विनेबिलिटी के 45% से ज़्यादा होते हैं। तो भाई साहब, डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, असेंबली में तो नंबर का गेम है। जीतना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लग सकती है? चुनाव आयोग इस पर काम करता है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं हो पाता है। कानून के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ईडी है, सीबीआई है और बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल अपने विरोधियों को फँसाने, उनको जेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि यदि वो लोग शरण में आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। एक बड़ा-सा आरोप लगाते हैं कि भई बीजेपी का जो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, उसकी धुलाई अच्छी है और वहाँ कोई दाग नहीं रहते। वैसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में दाग अच्छे हैं, तो जब चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और मिज़ोरम में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद मई में आम चुनाव होने वाले हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मसला कैसे हल होगा? एक और बार-बार चर्चा होती है कि चुनाव इतने महँगे हो गए हैं। आजकल जो हमारा चुनाव लड़ना है, वो इतना महँगा हो गया है, टिकट लेने से लेकर चुनाव जीतने तक, चुनाव ना भी जीते, चुनाव लड़ने तक इतना महँगा हो गया है कि कोई भी आम आदमी उसे लड़ नहीं सकता, उसे आसानी से जीत नहीं सकता। तो इसलिए नेताओं को पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा सीधे तरीके से निकलता नहीं है। उसके लिए उँगली को टेढ़ा ही करना पड़ता है। तो उस पर चर्चा बार-बार होती है कि कैसे किया जाए। ये भी बात होती है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस करवाए जाएँ और बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं क्योंकि उनको चंदा जो है, राजनीतिक चंदा बड़ी मात्रा में मिलता है, बड़ी तादाद में मिलता है। जितनी बड़ी पार्टी, जितनी बड़ी पावर में पार्टी है, उतना ही ज़्यादा चंदा है। आज इस वक़्त नहीं है कि मैं सारे राजनीतिक दलों की चर्चा करूँ, लेकिन ये साफ़ है कि जो पार्टी सरकार में है, उसके पास चंदा होता है। पैसे की बारिश जो है ना, सरकार की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब उससे कैसे रोका जा सकता है? क्या आप करप्शन को रोक सकते हैं? क्या काम कर सकते हैं? एक और बड़ा फैसला हुआ हमारे इलेक्टोरल वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो मसला है, चुनाव आयोग को पसंद नहीं है। लेकिन वो एक रास्ता है कि चुपचाप कहीं से पैसा आता है, कहीं पैसा जाता है। कहाँ आता है, किससे आता है और कहाँ जाता है, इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन वो पैसा आ रहा है। हालाँकि ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारे पॉलिटिकल डोनेशन पर। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि इससे एक पॉलिटिकल करप्शन जो है, वो बढ़ा है। जो बदलाव किया गया था, कुछ पैसों को लेकर कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उसका भी कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। बस इसका नुकसान केवल ये है कि जो छोटी पार्टियाँ हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं या जिनके पास मसल पावर और मनी पावर नहीं है, उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। अब यदि जो उम्मीदवार आ रहे हैं, तो उसमें करप्शन खत्म करने की ज़िम्मेदारी वोटर पर हो सकती है, कि वोटर तय करे कि वो करप्ट लोगों को वोट देना है उसे या नहीं देना है। मुद्दा है
कई लोग कहते हैं कि करप्शन पर आप इतना बोलते हैं, लेकिन आम आदमी भी करप्ट प्रैक्टिसेस को बहुत इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि उसका काम हो जाना चाहिए, उसके लिए कहीं पर पैसा दिया जाए, उसके लिए कहीं सिफ़ारिश लगा जाए, ये सब भी करना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि सवाल पूछने से पहले गिरेबान में झाँक लिया जाए। राजनेताओं पर आरोप लगाना आसान काम है, लेकिन क्या हम अपनी कोशिश कर रहे हैं करप्शन को खत्म करने की? क्या हम तैयार हैं इस सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए? अन्ना मूवमेंट के बाद जो लोग आए, क्या उन पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे? वीपी सिंह सरकार के वक़्त बोफोर्स के बाद जो लड़ाई लड़ने के बाद आए थे लोग, क्या उन पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे? इसलिए अब ये तय करना और ये परखना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। ठीक है, अब जैसे होगा वो चल रहा है मौजूदा पॉलिटिक्स में, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव करीब आते जाएँगे, करप्शन का मसला बढ़ता जाएगा। कहावत मैंने सुनी थी कि शीशे के महलों में रहने वाले लोग पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन आजकल शीशे जो है ना, शीशों के जो महल हैं, उनके जो शीशे हैं, वो शायद ज़्यादा मजबूत आते हैं, बुलेट प्रूफ। तो इसलिए शीशे के महलों में रहने वाले लोग भी दूसरे के महलों पर पत्थर फेंकते हैं और कोई महल टूटता नहीं दिख रहा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।